बच्चों, very good more learning once again in interactive physics learning channel, and today we are going to just solve the complete physics paper from NTA NEET 2020 Abhyas app. So बच्चों, ये मॉक टेस्ट 11 है और मॉक टेस्ट 11 का सॉल्यूशन अभी तक आपको कहीं पर भी नहीं मिला हुआ है। सो मैंने सोचा इसको सबसे पहले जल्दी से डाल दूं, लेकिन साथ में इसमें आप देखना डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप सॉल्यूशन की जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं उनको बहुत ध्यान से करना। और जिस तरह से सॉल्यूशन बताया जा रहा है और मैं बहुत स्पीड से सॉल्व करूंगा, तो आप इसी स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो भी एनटीए का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है और ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचाते हैं, कुछ क्वेश्चंस 15 से 20 सेकंड में होते हैं, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड में होते हैं और कुछ क्वेश्चन हमें 2 मिनट भी लग जाते हैं। तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो आपसे ये निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन के जितने भी पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप भी सॉल्व करें, ठीक है। सो चलिए, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, बहुत ज्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। ओके, so before going to start, I would like to just say you and request you, if you didn't subscribe this channel, so please subscribe the channel and you can also like this video. Okay, so now here you can see the first question on your screen. The first question is actually very easy. It is given as if 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from first excited state. So ये आपको याद होगा और हमें नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि सबको पता है कि एनर्जी होती है वो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव होती है और यहां से पहुंच जाती है। सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है और यहां पे आने के बाद जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें और यहां पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी पहुंच चुका है, अब इलेक्ट्रॉन यहां है। सो यहां से निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको इतनी एनर्जी पॉजिटिव में जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से हो जाता है बच्चों, सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से तेजी से भागते हुए, और आपको देखने को पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिनोट द relationship between the particles momentum and the associated de Broglie wavelength. So ये de Broglie या de Broglie wavelength जो है, आपको ही पता है lambda is equal to h and divided by m। और m क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा m है लीनियर मोमेंटम, और उस लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होगा। सो ये अपॉन में आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो h अपॉन m इंटू v। सो यहाँ पे रिलेशन जो किसमें है, m इंटू v है, और ये आपका लीनियर मोमेंटम है। सो लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन है। सो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर कितना होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x जैसा ग्राफ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x जैसा ग्राफ मिलना है। सो वो ग्राफ आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में बहुत आसानी से दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान है, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। द फिगर शोज अ डिस्क ऑफ रेडियस 3r from which a circular hole of radius r is cut as shown in figure। थोड़ा सा पार्ट रिमूव किया गया है ऑफ द सेंटर ऑफ द मास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। सो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास O से देखना है। सो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है, उसमें मास आता है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल और थिकनेस सेम है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं एरिया। सो YCM यहां पे जरूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर यहां पे है सो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा, Y 0 ही होगा। सो हम XCM का फॉर्मूला लगाएंगे और XCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? A1 x1 माइनस ऑफ A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, अब A1 माइनस A2 एरिया लिखेंगे आप। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर आपको बच्चों पता है, सो A यहां पे हो गया पाई और R की जगह हो गया बच्चों दिया है 3r स्क्वायर। और x1 का मतलब क्या है? x1 के हम यहां से देखेंगे, इसको ओरिजिन माना। सो जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट, और ऑब्वियसली x1 की वैल्यू है 0, क्योंकि जो पूरी ये डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा -A2। A2 जो आप रिमूव कर रहे हो, रिमूव करने के लिए क्या बोला गया है?
अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r, सो रेडियस r निकाल लिया गया तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसका सेंटर कहां पर होगा इसको अगर आप देखोगे ये आपसे कहा गया है r रेडियस है, ठीक है, और ये रेडियस r है, ये रेडियस टोटल 3r है, तो इसका सेंटर इस डिस्टेंस पे होगा और यहां से इसकी डिस्टेंस होगी 2r, सो इस वैल्यू को आप 2r लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय यहां पर हम बोल देंगे 9 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो ये वैल्यू तो बच्चों जीरो हो गई, करेक्ट। अगर जीरो हो गई सो यहां पे आपको क्या मिल गया, जीरो माइनस यहां पे मिल जाएगा आपको 2 पाई आर क्यूब, और यहां पर आपको मिल जाएगा बच्चों 8, ठीक है, 8 पाई आर स्क्वायर। सो आप आर स्क्वायर से इसका क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, सो YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर बाई 4। माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इसका सेंटर होगा इससे पीछे की तरफ होगा, यानी ये सेंटर आर बाई 4 यहां पे होगा। हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी है, साइन नहीं पूछा है, सिर्फ वैल्यू पूछी है, सो वैल्यू के लिए हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर होगा r बाई 4, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको फिर से एक इजी सा क्वेश्चन है, ये सेंटर ऑफ मास या मोमेंटम कंजर्वेशन पे है और एक्सीलरेशन देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। यहां पे ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा छिप गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी है वो ये कि इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप देखो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, क्योंकि यहां पे ये इक्विलिब्रियम में है और इसका मास बच्चों 2m दिया है, तो इसके ऊपर लग रहा होगा कितना 2mg। सो यहां से जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसको हम F कहेंगे, F इज इक्वल टू kx होगा, kx इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू mg। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो स्प्रिंग का फोर्स आ गया, अब जैसे ही ये यहां से जाके इस पे टकराएगा और उसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, सो जो दूसरी कंडीशन है टकराने की उसमें एक मास है यहाँ पे 2m, और ये जो दूसरा जाके यहां से टकरा रहा है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से टकरा रहा है, ठीक है। अब जैसे u वेलोसिटी से टकरा रहा है तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अभी आप देखो जैसे ही ये टकराएगा, टकराने के बाद अगर ये इससे स्टिक कर गया सो इसका मास कितना हो गया बच्चों, इसका मास हो गया 3m। सो नीचे टोटल सिस्टम पे कितना मास लग रहा है 3mg, और सिस्टम पे ऊपर कितना मास लग रहा है, ऑब्वियसली स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे 2mg। सो नीचे फोर्स ज्यादा है, सो टकराने के बाद क्या होगा, स्टिक होने के बाद क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, सो ऑब्वियसली इसको नीचे आना पड़ेगा, एंड देन आप इसका एक्सीलरेशन देख सकते हो कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3mg माइनस ऑफ 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास जो अभी मूव कर रहा है 3m हो गया। सो एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गई, g/3। सो अब आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो g/3 ऑप्शन कहां पर है, g/3 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा g/3। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो लुकिंग टू बी इजी बट अ लेंथी वन। So you can see here a block A starts sliding on a smooth track from a height h. As shown in figure, the track smoothly joins into a conveyor belt. Okay, so यहाँ से ये मास ऐसे चलता हुआ बच्चों यहाँ पे आ रहा है, और एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे कोई फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। जब आप कन्वर्ट करोगे mgh को, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी हाफ mv²। सो आपको जो v की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, जिस वेलोसिटी से ये यहाँ से मूव करता हुआ आया है और जिस वेलोसिटी से यहाँ पहुंचेगा, दैट इज √2gh। ओके, सो अब यहाँ पे जब ये इसके ऊपर पड़ा और स्लिपिंग नहीं होती है, तो इसके ऊपर जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है √2gh, ये वेलोसिटी आई, और यहाँ पे इसका रेडियस है स्मॉल r, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करता है और स्लिपिंग नहीं होती, सो यू नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। v की वैल्यू अपने को दी है √2gh डिवाइडेड बाय r। सो ओमेगा इज इक्वल टू √2gh डिवाइडेड बाय r होगा, और आई होप इसका आंसर आपको 1 2 3 नहीं मिला, या इसका ऑप्शन कहां मिलेगा बच्चों, इसमें सी में मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। Okay, that's very easy question. Let's see the another one. Another one I think is easy one. D option is here.
if a copper rod free to move and rotate, okay, free to move and rotate, so copper rod है और उसको कहा गया है free to move and rotate, is brought in a region of a non-uniform magnetic field, okay, non-uniform magnetic field है, ध्यान रखिएगा, then it will align itself along the direction of the magnetic field at a location where the magnetic field is strongest, okay, so magnetic field में इसको जो भी फोर्स लगेगा, यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि किस तरह से अलाइनमेंट होगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सो उसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है एक्सटर्नल फील्ड में, और वो आपको पैरामैग्नेटिज्म पता होगा, फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, यहां पे आपको कॉपर दिया है, तो अब देखो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a location where the magnetic field is strongest, no strongest में नहीं होगा, सो ये नहीं कह सकते, along a direction, no, ये तो along वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड होगी सो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा, हाँ, अब हम सी में देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at a location where magnetic field is strongest, no, where magnetic field is weakest होना चाहिए, perpendicular to the direction of the magnetic field at a location where the magnetic field is weakest. So हमारे हिसाब से और आपके भी हिसाब से, because you all are very smart, so it would be perpendicular और weakest होगा at a location where the magnetic field is weakest, वहां पे पहुंचेगी. Okay, so theoretical question था completely. I hope everybody got it. Now let's see the another one. In marriage hall there are 15 bulbs of 45, okay, what we have to find, maximum fuse capacity, okay, current की वैल्यू निकालना है, so first of all we have to find the total power, so total power we have to calculate 15 and one bulb of 45 watt, so एक तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, add 15 bulb of 100 watt, तो यहाँ 15 plus 100 और करेंगे, एंड देन टोटल पावर हम लोग ऐड कर रहे हैं, फैंस भी हैं एंड द फैंस ऑफ 10 watt एंड आल्सो 15, एवरीथिंग इज 15, ओके, सो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, वो प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, मल्टीप्लाई, बिकॉज 15 into, okay, we are going to just calculate total power, again 15 into, और यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल फैन ऑफ 10 watt, so 10 watt कर लिया गया, 2 heaters of 1 kilowatt, okay, so 1 kilowatt, so 1000 watt, so total हम लोग ने पावर किस में निकाल ली है, watt में, okay, now we can calculate it, and when we calculate, so 75, okay, so here you can calculate, I think you can do the calculation, it's a simple one, I'm just telling you the complete, it would be 4325 because I have calculated it before, so it is 4325, and now this is the value of the power that we have, and what we are finding, we have to find current पता करनी है, so power, current और voltage में relation आपको पता है, P is equal to होता है VI, so I की वैल्यू पता करना होगा, तो P is equal to V, P आपका हो गया है 4325, और V दिया होगा, क्वेश्चन में देना चाहिए, if the voltage of the electric main is 220, okay, this is given at this 220, when you will divide, then you will get the value of I, after dividing this 0 to 440, 430, I think it would be 20 ampere, so let's check whether it is 20 ampere, there is a option or not, yes, here is the option, so the question for answer for this one is 20 ampere, I hope everybody got this. This is again a simple question, again we have one more, the potential drop, voltage drop that we have to find, so I think we have to apply here the KVL and KCL, you all are aware, आपको सभी को पता होगा KVL और KCL क्या है, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग चलिए KVL KCL का लगा लेते हैं, और आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप A to B, सो जिस पॉइंट से चलते हैं, यहाँ पे जिनको बच्चों को केवीएल केसीएल नहीं लगाना आता है उसको भी देख लीजिए, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हमें उसको नेगेटिव लेना है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, तो हम उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव, सो हम ए से चलना शुरू करते हैं, जहां से चलना शुरू करते हैं उसको ए लिख देते हैं, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चों, 6 into 2, और फिर आगे चले, सो अभी आप क्या है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव जा रहे हैं, देखो 12 वोल्ट है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, ये शुड राइट नेगेटिव, आपको नेगेटिव लिखना है 12 वोल्ट, सो 12 वोल्ट इधर होगा,
और फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर माइनस लिखेंगे, आई की वैल्यू 2 है और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है बच्चों 9, और फिर आपने देखा कि 4 वोल्ट में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं बच्चों, देखो हाँ, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हो, यहां पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव, कितना वोल्टेज है उसमें 4 वोल्ट, ओके। और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां हमेशा करंट की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई आर लिखेंगे, तो माइनस आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 एम्पियर दी हुई है और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ओके। और फिर हम जहां पे रुकना है वहां पहुंच गए तो हम एग्जैक्टली उसको VB लिख लेंगे। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन होगा यहाँ पे बच्चों, VA माइनस इधर होगा 12, ये वाला 12 दूसरा, माइनस इज इक्वल टू 18 एंड देन वी हैव प्लस 4, देन वी हैव माइनस 5 2 into 10 एंड इज इक्वल टू VB। सो हम नेगेटिव वाले एक साथ ऐड करेंगे, VA माइनस 12 माइनस 24, ओके, गॉट इट बच्चों, माइनस 24 और 10 माइनस 34 एंड 8 माइनस 42 एंड हियर माइनस 52। सो यहां पे अपने पास क्या आ गया माइनस 52 प्लस कितना आ गया बच्चों, प्लस का देखोगे यस 4 इज इक्वल टू VB। सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव VA minus 48 is equal to VB, then we have VA minus VB is equal to 48 volt। So I hope आप सभी को KVL लगाना भी जिनको नहीं आता है सीख लिया होगा और इसका आंसर आपको 48 वोल्ट मिल गया। आइए देखिए ये डी ऑप्शन है, सो इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए तेजी से चलते हैं बच्चों, कुछ हमें क्वेश्चन 30 सेकंड्स में करने हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो हमको 1 मिनट से ज्यादा में करने हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों आपको, आई थिंक चार्ज कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, कनेक्टेड टू अ इंडक्टर एल की वैल्यू दी है, देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ओहो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यू नो दैट दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC, बट यूनिट का ध्यान रखना तो MKS में होना चाहिए, सो हम उसको MKS में रखेंगे, रूट ऑफ L की वैल्यू बच्चों क्या है 27 मिली हेनरी, तो 27 into 10 to the power minus 3 we can write, and C is equal to 30 microfarad, we can say 30 into 10 to the power minus 6, so it would be like this, okay. So what we can say, omega is equal to, and here when you solve it then you can see the answer, because this one would be 27 into 30, so it would be 81, okay. So 1 root 810 into 10 to the power minus 9. Then after when you solve it, you will get approx 1.1 into 10 to the power 3 radian per second. So 1.1 10 to the power 3 radian per second. I think the correct option for this is C. Okay, so for this C is the correct answer. Question number 9 completed. Let's move to the question number 10. In an AC circuit, resistance R is connected in series with L. So we have only RL circuit. Phase angle between the voltage and okay. Value of inductive resistance, obviously L, because you have one resistance here, one XR here. So you have R and here you have L. Okay, so maybe here or here, because this is L, here you will get L, here C, L, C, R. So here you will get XL and here you will get XR. Okay, but the resultant is at 45. So resultant at 45 means it should be equal to this. So obviously the value of inductive resistance would be equal to R. So you can check the answer is equal to C. Okay, I hope everybody got it. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे 11 पे पहुंचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, देखिए क्या है। इन द सर्किट शोन बिलो द चार्ज ऑन 60 माइक्रोफैरड। 60 माइक्रोफैरड बच्चों कहाँ है, 60 माइक्रोफैरड यहाँ है, तो हमें इसको निकालना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो हमें क्या करना है, कुछ ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन कहीं पे कोई सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक 30 माइक्रोफैरड दे दिया। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसको आसानी से डिवाइड करके निकाल लेते, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखो इसमें व्हीटस्टोन बैलेंस है, व्हीटस्टोन बैलेंस है तो हम ये जो 30 और 15 है इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे सॉरी ये रेजिस्टेंस नहीं है, सो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको दिया गया है, यस, यहाँ पे कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को आपने बोला है 30, सारा माइक्रोफैरड में है। सो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं यूनिट बार बार नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे हो जाएगा 15 और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये दो पॉइंट देखो, ये पॉइंट बच्चों और ये पॉइंट ये इक्विपोटेंशियल हैं। क्यों इक्विपोटेंशियल हैं? क्योंकि व्हीटस्टोन बैलेंस है, तो उनको ऐड किया जा सकता है। अब फिर यहाँ पे आपको बच्चों क्या मिल गया, ये दूसरा वाला 60, करेक्ट, और यहां पे आपको दूसरा वाला जो मिल रहा है वो 30 मिल रहा है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो मिला है बच्चों, ये हम 30 वाला लगा देते हैं यहाँ पे, ये इसका 30 माइक्रोफैरड है। सो ये पूरा ब्रांच है और इसमें जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है, इसको बाद में यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस 30 और 15 को ऐड कर लेते हैं। 30 और 15 पैरेलल में है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा बच्चों, तो हमने उसको ऐड कर लिया, ये हो गया आपका 45। फिर 60 और 90 को ऐड कर लेते हैं। 60 और 90 को बच्चों ऐड करोगे तो 60 और 30 को सॉरी 60 और 30 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 90। फिर यहाँ पे हम इस 30 को ऐड कर लेते हैं, ये 30 एज इट इज रहा। अभी ये जो सीरीज में आपको दिख रहा है 1/40, 1/60 इन सबका, इसको हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1/60 1/c इज इक्वल टू 1/90 प्लस 1/45 प्लस 1/30। सो एलसीएम आप देख रहे हो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 90, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3। सो सी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 90/3, 2, 5, 1, 6। ओके, सो इसको हम लोग यहां से इसको हटाते हैं, तो सी की वैल्यू बच्चों हो गया 90 डिवाइडेड बाय 6। सो यहां से जो टोटल सी की वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोकुलम। अब 15 माइक्रोकुलम जो टोटल आपके पास कैपेसिटेंस है, वहां से टोटल चार्ज क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, CV। अब Q इज इक्वल टू CV है तो Q निकालने के लिए हमने C की वैल्यू रखी, C की वैल्यू है 15 और V की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 10। सो यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q आएगा वो आ जाएगा 150 माइक्रोकुलम। सो सॉरी यहाँ पे होगा बच्चों माइक्रोफैरड, क्योंकि ये क्या है हमारी कैपेसिटेंस। सो जो चार्ज की वैल्यू आ गई बच्चों, वो चार्ज आ गया है Q इज इक्वल टू 150 माइक्रोकुलम। अब ये जो 150 माइक्रोकुलम चार्ज है, ये बच्चों यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा। अब यही इसमें डिवाइड होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, इसमें निकालना चार्ज। सपोज इसमें चार्ज कितना जा रहा है, Q1। सो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है इससे पिछले के पिछले वीडियो में, कि अगर आपको दो पैरेलल रेजिस्टेंस हो उसमें करंट डिवाइड करनी हो, या दो पैरेलल कैपेसिटर हो उसमें चार्ज डिवाइड करना हो, तो चार्ज तो Q इज इक्वल टू CV डायरेक्ट कैपेसिटर के रेशियो में होता है। तो Q1 इज इक्वल टू आप लिखोगे C1 अपॉन C1 प्लस C2 ऑफ टोटल चार्ज जो आपको डिवाइड करना है। सो Q1 के लिए देखो C1 ऊपर कितना है बच्चों 60, नीचे करोगे कितना होगा 90, यहां से आप देखोगे टोटल चार्ज जितना डिवाइड करना था वो हो गया 150। सो यहां पे हमने क्या किया 3 2 और 3 3, राइट, और यहां से 3 और ये आ जाएगा 50 50 इंटू 2। सो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 माइक्रोकुलम। सो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकुलम। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, B। सो B क्वेश्चन ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा है। In a uniform electric field, a point charge of mass m and charge q released from rest. If there are no other forces acting on the particle, then which of the following graph correctly show the dependence of the particle speed on a distance x traveled by it? Okay, so I hope बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, F अपॉन m। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज जिसका मास छोड़ा है उसके ऊपर होगा QE और उसका मास हो जाएगा m। ठीक है, एक्सीलरेशन आपके पास आ गया। अब आपके पास है v स्क्वायर, रेस्ट से छोड़ा था u स्क्वायर, क्योंकि v और x में u स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 था, और यहाँ पे प्लस किया 2a की वैल्यू हो गई बच्चों q अपॉन m, और ये x हो गया।
सो आपसे x के डिस्टेंस में पूछा जा रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2QE डिवाइडेड बाय m इंटू x, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है। सो आई होप अब यहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि x v का स्क्वायर है। सो v का स्क्वायर है, सो जो ऑप्शन आपका बन रहा है वो इस तरह से बनेगा बच्चों, यहां पर x हो गया और यहां पर अगर v हो गया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला ग्राफ है, देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा कि आप डी ऑप्शन कर दो। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ये। और ये ऑप्शन कहां है हमारा, इस ऑप्शन को अगर देखोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई और इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू। सो वन वर्नियर स्केल, फॉरेन डेटा को नोट किया, ये कहा जा रहा है 1 mm, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, इट्स वर्नियर स्केल हैज 20 डिवीजन। सो वर्नियर स्केल के पास 20 डिवीजन है विच मैच विद 16 मेन स्केल। ओके, 20 यहां पर मैच करते हैं 16। सो यहां पे मैच करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना, यस 16 MSDSir, नॉट MSDSir, मेन स्केल डिवीजन। MSDSir इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो यहां 20 और इसके आ गया। अब यहां पे अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालें, सो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये हो जाएगा 16/20। सो उसको 4/5 मेन स्केल डिवीजन निकाल देते हैं। और आपको निकालना क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। सो अब हम लीस्ट काउंट को क्या लिख सकते हैं, अभी देखो हमारे पास वर्नियर स्केल की वैल्यू है, सो हम उसी के टर्म में सारा निकालेंगे। सो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, ज्यादा की वैल्यू कितनी है, यस दिस 16 है, ये मेन स्केल डिवीजन। सो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 1 मेन स्केल डिवीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू पता है, और वर्नियर स्केल डिवीजन की भी, तो यहां 1 और माइनस VSD को कन्वर्ट किया, सो ये 4/5 हुआ। और 4/5 में अगर आप माइनस करोगे कितना होगा, 5, 1, 1/5, और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 0.2। और ये इक्वल किसके था, mm के। सो हमसे पूछा गया, वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर मेन, ओके सॉरी, यहां पे आपको 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल दिया है। सो ये मेन स्केल डिवीजन है बच्चों, ठीक है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, सो 1/5, सो 0.2 mm। सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0.2 mm, करेक्ट। सो इसका आंसर लीस्ट काउंट का कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। आई होप ये बिल्कुल सस्ता सा आसान सा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप ये वाला पार्ट बिल्कुल भी गलत नहीं करना। Another question, as you can see here, a body is projected up with velocity, वो velocity दी है, m is the mass of the earth and r is the radius of earth. The maximum distance is reaches from the center of earth. So from the center of earth आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ conservation of energy, right? So यहां से ऐसे इसको अर्थ को बना लेते हैं, यहां मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं, इसको रेडियस ऑफ अर्थ लिखते हैं, यहां से आपने इसको एक वेलोसिटी दी थी, वो वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है यहां पे, उसको बाद में लिखेंगे, और फिर मैक्सिमम ये मान लेते हैं यहां h हाइट तक पहुंचती है। सो जो टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी थी माइनस कैपिटल G me स्मॉल m अपॉन re, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसको फेंका तो काइनेटिक एनर्जी मिली, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बेटा, हाफ m v स्क्वायर। v आपने कितना दिया था, ये जो है 9 स्क्वायर है, तो 9gme डिवाइडेड बाय 8 re। सो मैं re बेटा क्यों लिख रहा हूं, जानबूझ के, क्योंकि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ इससे पता रहे। इक्वल टू,
अब जब यहां पहुंचेगा बच्चों तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो क्योंकि इससे आगे जा नहीं सकता, तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी है तो यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सो इसको माइनस कैपिटल जी एम ई एम और डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ध्यान रखना बच्चों। हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस इज रीचेस फ्रॉम द सेंटर, अच्छा सेंटर ऑफ अर्थ से ही डिस्टेंस पूछी बच्चों, यहां से देखो है ना, सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ से पूछी है, सो हम उसी डिस्टेंस को मान लेते हैं ये सेंटर से है, तो हमें आर ई ऐड नहीं करना पड़ेगा, सो ये डिस्टेंस हो गई एच। सो यहां से आपको मिल रहा है माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और प्लस क्या मिलेगा यहां से, स्मॉल एम मिला ही हुआ है, सो उसको लिख देंगे, और यहां से आप कर सकते हो 9/16, 9/16 कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन एच। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। मैं टाइम बचाने के लिए बच्चों मैंने पहले से सॉल्व करके देखा हुआ है, सो कैलकुलेट करने पे बच्चों आता है h इज इक्वल टू 16r डिवाइडेड बाय 7। इस कंप्लीट इक्वेशन को 2-3 स्टेप और लगेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस कैलकुलेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ r/2 बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सो एट अ डेप्थ आपके पास शायद फॉर्मूला होता है, और आपको ये पता है कि ये ग्राफ अगर आपको ऐसे पता हो कि ग्रेविटी का इस तरह से ग्राफ होता है स्मॉल जी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ है और यहां जीरो होती है, तो हमको लिख सकते हैं कि g एट डेप्थ d इज इक्वल टू स्मॉल g एंड डेप्थ d डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और यहां से आपसे किस पे पूछा गया है, r/2, सो आप क्या करेंगे g और यहां से लिखेंगे r/2 रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2, यहां भी रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ये कैंसिल होगा, सो g एट d you will get small g/2, right? So what you will get, gd is equal to g/2. I hope you got the answer, g/2. देखो लास्ट इससे पहले 10th वाले पेपर में, ये पेपर 11th है, 10th वाले पेपर में भी आया था, तो उसमें r/2 हाइट पे पूछा था, इसमें क्या है r/2 डेप्थ पे पूछ लिया है, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन आप जितने भी जैसे 11 मॉक टेस्ट हैं या 12, 13 कितने भी देते हैं, देखो एनटीए ऐप वाले, अगर आप सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आप बहुत आसानी से 150 प्लस क्रॉस कर जाओगे। सारे क्वेश्चन अगर आपने 2-2, 3-3 बार सॉल्व कर लिए, या आपने सारे वीडियोस जो भी मैं डाल रहा हूं उसका सॉल्यूशन आपने 4 बार 5 बार सारे क्वेश्चन का देख लिया, रिवाइंड कर करके, रिप्ले कर करके, तो भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद अ रेडियस, सो स्मॉल r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिखा, आप इसको नोट करेंगे, और फिर इसका पावर कहा गया है 450 वॉट है, और उसका टेम्परेचर आपको दिया है 500 केल्विन। ओके, शायद ये मीन्स लॉ पे है, इफ द रेडियस इज हाफ्ड एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड, रेडियस इज हाफ्ड एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, देन द पावर यानी टेम्परेचर को वो कह रहे हैं 2t कर दें, और रेडियस को कह रहे हैं रेडियस हाफ कर दें, तो क्या होगा। ओके, सो पहले हमें निकालना होगा जो पावर डिसिपिएट हो रही थी उसके टर्म्स में, तो उसके टर्म्स में आपको पता है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अभी आप रेडियस को हाफ कर रहे हो, टेम्परेचर को डबल कर रहे हो, सो जब आप टेम्परेचर को डबल करोगे, सो क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है, सो यहां पे 2 की पावर 4 आ जाएगा। एरिया रेडियस है 4 पाई r स्क्वायर होता है, जब आप रेडियस को हाफ करोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 r अगर आप कर रहे हो उसका भी स्क्वायर करोगे, सो यहाँ 1/2 की पावर 2 आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको 1/2 की पावर 2 आ रही है, या रेडियस की जो भी वैल्यू आ रही है, इनसे जो रिलेशन बनेगा, करेक्ट, सो 2 की पावर 2 4, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां 2 की पावर 2, सो टोटल जो बनेगा
2 की पावर 2 मीन्स 4, यानी अब जो आपकी जो पावर आएगी वो पावर p डैश 4 टाइम्स ऑफ p हो जाएगी। सो p डैश 4 टाइम्स ऑफ p इनिशियल कितना था बच्चों 450, सो यहाँ 450 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो p डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1800 वॉट। सो देखो बिना बिल्कुल कैलकुलेशन के सिर्फ हमने प्रोपोर्शनलिटी से निकाल लिया कि इसका आंसर होगा बच्चों डी, करेक्ट। और वैसे भी आपको पता है पावर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए कैपिटल टी टू द पावर 4, ओके। इससे हमने यहां से कैलकुलेट किया पर यूनिट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में पहुंचते हैं। 17 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्परेचर। सो यहां पे सारा खेल गामा का है। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबेटिक, पहली चीज तो आपको दे दी गई जिसको कीवर्ड आपको नोट करना है और इक्वेशन यूज करनी है एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आप चाहिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप याद रखेंगे। वेरीज विद वॉल्यूम, यहां पे आपको टी प्रोपोर्शनल टू v की पावर -3/4 ये दिया है और आपसे पूछा है बच्चों Cp अपॉन Cv क्या होगा, यानी अल्टीमेटली आपसे गामा ही पूछा है। सो गामा पूछा है तो आपको पता है कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है वो टीवी के टर्म्स में क्या होती है। सो इसको हम लोग पहले टीवी में कन्वर्ट करेंगे। सो ये कर सकते हैं T इज इक्वल टू K v की पावर 3/4। सो ये आ जाएगा T इंटू v की पावर 3/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस का टीवी इक्वेशन, जैसे एक पीवी इक्वेशन होता है वैसे एडियाबेटिक का टीवी पावर भी होती है। सो आप कैलकुलेट करोगे सो होता है टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, ये ऐसे होता है। सो अब आपके पास जो गामा -1 है उसकी जगह कितना आ रहा है बच्चों 3/4। सो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 3/4। When you will calculate, then you will get this is how much? No, sorry. This is gamma. Gamma is equal to 1/4. So हमें gamma plus 1 की वैल्यू निकालनी होगी। So ये कुछ गड़बड़ आएगा 4, 1, 3, 7 and 7/4. Okay. So when we have gamma -1 3/4, then gamma is equal to 1 + 3 4. So 4 + 1 3 7/4. So ऑप्शन कितना है 7/4 कहाँ है, देखो भाई यस डी ऑप्शन आ रहा है आपका 7/4। सो इस क्वेश्चन का आंसर 7/4। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन हो सकता है किसी ट्रिक से या कोई छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv ऑफ अ डायटोमिक गैसेस आपको दी हुई है। सो यहाँ पे हम Cp गिवन, Cv गिवन और गैस A और वो 29 एंड 22 जूल्स हैं रेस्पेक्टिवली। अनदर डायटोमिक गैस हैज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एज 30 और 21, ये भी दी हुई है। विच एमंग फॉलोइंग इज करेक्ट। सो अब आपको पूछा क्या है, सब तो दे दिया है। ओके, A has 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब आपको इसके वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालनी है। सो हमें क्या करना होगा कि Cp अपॉन Cv की वैल्यू निकालनी दोनों के लिए। तो अगर हम गैस A के लिए बात करें बच्चों, सो इसका गामा मिलेगा हमें Cp अपॉन Cv। अब Cp अपॉन Cv करेंगे तो कितना हो, 29 दिया है पहले वाले के लिए 29 और इसके लिए 22 दिया है। सो 29 और 22 और इसको अगर हम कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम में, सो 1 प्लस, आपको पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में रिलेशन 1 + 2/f होता है। सो 1 + 2/f होगा तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/f की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी 29/22 - 1। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 21 6। ओके, सो यहां से f इसको मिल जाएगा आपको a का, that is supposed to be 6। so इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इन अ सिमिलर वे व्हेन वी कैलकुलेट फॉर B, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, देन विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 5। ओके, सो A का 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और B के पास क्योंकि 5 है,
सो इसकी 3+2 हो जाएगी और यहाँ पे 3+3 होगी, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। सो अब हम लोग आंसर पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए हैज 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नो, एंड फ्रीडम बी हैज 2, नो नो नो, बी हैज 0, सो ए हैज 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी वाला ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी हम दोनों और पढ़ते, ए बी बोथ हैव 1, ए बी बोथ हैव 2, नो, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। So 18 number is the correct answer। चलो अगला देखते हैं, is an isobaric process, फिर से ये थर्मोडायनेमिक्स से है बच्चों। In an isobaric process, heat is supplied to a monoatomic gas। ओके, तो हम इसको नोट करेंगे बच्चों, monoatomic gas दी है। The fraction of heat that goes into mechanical work। ओके, मैकेनिकल वर्क में फ्रैक्शन पूछा हुआ है। सो फ्रैक्शन आप निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, आपको ये पता होगा, मोनोएटॉमिक है, सो जो भी हीट गिवन होगी, ओके, हीट सप्लाइड, उसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से NCP एंड डेल्टा T, करेक्ट। अभी हम N की वैल्यू और CP की वैल्यू दोनों रख देंगे। वर्क डन आपको होता है P इंटू डेल्टा V, और उसी को PV इज इक्वल टू nRT। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज दी होगी, आइसोबारिक प्रोसेस है ना। सो आइसोबारिक प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें लिख रहे हैं। सो आइसोबारिक प्रोसेस को यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पे देखो आइसोबारिक है, इसलिए मैंने CP लिया, और आइसोबारिक है, P कांस्टेंट है, सो इसको आप PV इज इक्वल टू nRT, इसको आप कर सकते हैं nR डेल्टा T। जब आप दोनों को डिवाइड करें, W डिवाइडेड बाय QP, सो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, nRT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको nR डेल्टा T मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है NCP डेल्टा T। सो N से N, डेल्टा T से डेल्टा T, आपको मिला क्या बच्चों, R अपॉन CP, और CP की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप लिख सकते हो बच्चों, कितनी होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 5/2R। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, सो W अपॉन QP की वैल्यू क्या मिल जाएगी, शायद रिवर्स हो जाएगा, सो इसको मिलना चाहिए बच्चों 2 राइट, सॉरी, इसको मिलना चाहिए बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपका आंसर होगा, फ्रैक्शन होगा, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे, सो फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा D। आई होप D इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। चलिए 20 पे चलते हैं। 20 आसान सा दिख रहा है बच्चों। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर इफ करंट I in long straight wire XY is increased at a steady rate, the induced current in the loop would be, okay, so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, situation shown if the current I long straight wire XY increase, so I की वैल्यू क्या हो रही है, increase। सो अभी जो ये लूप आपको दिख रहे हैं, एक लूप इधर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक लूप इधर है। सो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड से देखोगे इधर, और यहां से देखोगे तो इधर, करेक्ट। अब ए और बी में दोनों बना लेते हैं, इसको हम लोग बी कह रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं। अब ये आई क्या है, इंक्रीज। सो मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली होगी बी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। सो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगी, डिक्रीज। सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें यस, क्योंकि यहां पे इस करंट को अगर हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, करेक्ट बच्चों, सो इस डायरेक्शन में ये इसको बढ़ाएगी, तो ये डायरेक्शन इसकी नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर ये जो बी लूप है इसकी इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगी, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये होगी बी इंड्यूस्ड। सो बी इंड्यूस्ड क्या करेगी, इसका अपोज, एज पर लेंस लॉ है ना, लेंस लॉ सभी को पता होगा, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द रीजन बाय विच इट इज प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, तो ये इसको इंक्रीज करेगी, इसका मतलब अपोज करना चाहिए। सो इसके लिए हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो इसके लिए होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अब आपको B के लिए एंटी क्लॉकवाइज दिख गई है, सो A में देखो ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो A में कैसी होनी चाहिए बच्चों, क्लॉकवाइज। तो अब ऑप्शन ढूंढो, A
क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज, ए एंटी क्लॉकवाइज, बी। ओहो, यही ऑप्शन मिल गया। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज इन बी एंड क्लॉकवाइज इन ए। सो आई होप इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 21st, दैट इज द शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। और यहाँ पे पहले हम लोग सबसे डेटा नोट कर लेते हैं, डेटा एमकेएस में है या नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले यहाँ पे डेटा नोट करिए। बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.25 टेस्ला। सो कंप्लीटली ये आप कह सकते हो कि ये एमकेएस सिस्टम में है। उसके बाद का विद एन एक्सिस at an angle 30 degree with the field, axis at an angle 30 degree with the field। so आपको देखना पड़ेगा कि उस एंगल में आपको क्या रखना है, थीटा की वैल्यू बोलिए ये 30 डिग्री। and with the if experiences a torque की वैल्यू दी है, and torque is supposed to be that 4.5 into 10 to the power minus 2 Newton into meter, right? then it's magnetic moment आपको पता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। टॉ is equal to क्या होता है, mb sin थीटा। सो इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट अप करते हैं। इसके लिए आपको कहा गया है 1.1/4.25 है जो बी की वैल्यू। एम की वैल्यू के लिए देखो आपसे टॉर्क की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद आपसे पूछा गया है एम की वैल्यू कितनी होगी। सो अभी हम लोग एम को यहां पे लिखते हैं। टॉर्क की वैल्यू जो भी दी हुई है उसको टॉर्क की जगह पे रखेंगे, तो टॉर्क की वैल्यू के लिए इसको यहां से हटा लेते हैं और फिर हम टॉर्क की वैल्यू देखते हैं। टॉर्क की वैल्यू दी है 4.5 इंटू समथिंग, सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और बी के बाद साइन थीटा वो आप क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। करेक्ट। अब आप यहां से m की वैल्यू कर सकते हो 4.5 इंटू 4 इंटू 2 8। सो यहां पे 8 हो गया और यहां 10 टू द पावर माइनस 2। सो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180 इंटू 2। सो ये 45 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा पूरा 360 और 360.1 है। सो यहाँ 0.1 एंड 10 टू द पावर माइनस 2 और फाइनली अब हम आंसर देख सकते हैं कहां पे है, या 0.36 10 पावर माइनस 2 को 0.36 में, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों ए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच अ particle's initial velocity will be perpendicular to the instant velocity when it is projected 30 centimeter। ओके, सो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक, एक फॉर्मूला कुछ बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल का 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, g बाई साइन थीटा। तो उस फॉर्मूले को, उस ट्रिक को लगा के देखते हैं। हाँ, after what time particle's initial velocity will be perpendicular to the instantaneous velocity when it is projected with 30 meter per second from horizontal, by making an angle 60 degree। सो यहां से ये इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री और वेलोसिटी दी हुई है u is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसकी ट्रिक ये है कि ये यहां से ऐसे जाएगा और कब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी की 90 थी। सो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी है, इन दोनों में ये 90 चाह रहे हैं, तो उसका सीधा टाइम होता है t डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा। थीटा विद द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो u की वैल्यू हम लोग 30 लिखते हैं, g की वैल्यू आपको 10 पता है, साइन 60 दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। सो यहां से हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे 2 एंड 5, फिर 5 को आप यहां से 6 करेंगे। 6 को आप क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 3 और 3 को लिख दिया √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। सो √3 से √3 हमने कैंसिल किया। सो t की वैल्यू बच्चों आ गई 2√3 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन इसकी जो ट्रिक है उस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बाय मेकिंग एंगल 60 विद द वर्टिकल बोला गया है यहां से, ठीक है। अब अगर 60 डिग्री विद द वर्टिकल बोला गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन होता तो आप आंसर ये लगा सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो यहां पर सारा खेल है इसको आपको ध्यान रखना है, एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये 60 यहां पर जो
हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, जैसा यूजुअली दिया जाता है वैसा नहीं है। सो अगर 60 होता तो ये आंसर ठीक था, बट बच्चों यहां से 60 डिग्री अगर वर्टिकल है तो आप देखो यहां से कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। सो ग्राउंड पे जब ये स्ट्राइक करेगा सो ऑब्वियसली 30 डिग्री पे करेगा। तो 30 डिग्री से जब यहां से गया और 30 डिग्री से इधर स्ट्राइक किया सो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। सो 60 डिग्री होते ही क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, इसलिए इसके आगे का मोशन पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2√3 सेकेंड नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों नेवर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए था। और देखो जो आप गलती सोच के आप जो करोगे उससे आपको यहां पे आंसर मिलेगा। लेकिन इससे आपको एक ट्रिक मैंने बता दी कि जब भी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंका गया हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, इतने टाइम के बाद वो 90 डिग्री से हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि वहां तक का मोशन पॉसिबल हो, लेकिन ये मोशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर नेवर पॉसिबल रखेंगे। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, 2-3 बार आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आई होप बहुत ही आसान सा है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन का मतलब क्या है। इफ द मास ए 10 kg, सो यहां पर 10 kg मास है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहां पर आपको एक तो म्यू एस दिया है बच्चों 0.22 और एक आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, ये है 0.20 और ये है 0.22, राइट। देन मिनिमम मास ऑफ द बी टू स्टार्ट द मोशन। सबसे पहले हमें इधर देखना है कि इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि पहले रोक रहा है तो हमें स्टैटिक लेना पड़ेगा, तो स्टैटिक होगा सो म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों mg। सो अगर म्यू एस आप देखोगे सो हो जाएगा 0.22 इंटू मास दिया है 10 और यहां से g की वैल्यू 10। सो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम रोकने की कोशिश करेगी, वो बच्चों हो जाएगी 22 न्यूटन, राइट। अब अगर इसको देख रहे हैं आप कि 22 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, सो आपको मास जो चाहिए यहां से टेंशन चाहिए, वो टेंशन भी इस वाले भाग में है ना, इस वाले में जो नीचे फोर्स लगेगा वो mg, यहां जो फोर्स लगेगा वो टेंशन T और उतनी ही टेंशन यहां आएगी एंड सेम टेंशन इसको यहां पे रोकने की कोशिश कर रही है। सो टेंशन की वैल्यू mg होना चाहिए, टेंशन तो हमें पता चल गया, अब हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है या इसको m1 कह लेते हैं, यानी m1 निकालना है। सो T की वैल्यू बच्चों 22 है, m1 पता करना है, g होता है 10, सॉल्व करोगे सो m1 की वैल्यू बहुत जल्दी से आपको 2.2 किलोग्राम मिल जाएगी और आप देख के आंसर लगा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का है, ये आपको बहुत सारी बुक्स में भी मिला होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। हाँ, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और इससे पहले जो मेरी सीरीज चल रही है शॉर्ट ट्रिक्स, हाँ, उसमें भी ये क्वेश्चन लिया हुआ है और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, इसमें आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या उसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खींच खांच के हमें इसका ऑप्शन निकाल लेना। जैसे मासलेस स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली, मास m, एक mg बच्चों यहां लग रहा है, कैपिटल mg, हाँ, और ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ओके, और स्मॉल m यहां पे लग रहा है, ठीक है, ठीक। अब इस पे अगर ये स्मॉल m लग रहा है तो इससे ये लगेगा, फिर टेंशन लगेगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा। अभी हम मान लेते हैं कि अगर m0 हो, अगर m0 हो, ये वाला ब्लॉक नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ ये पुली होती यहां पे और कोई टेंशन भी ना होती और उस पे जो फोर्स लगता वो फोर्स क्लैंप पे सिर्फ और सिर्फ mg लगता। अगर हम इसमें कैपिटल M0 पुट करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, इसमें कैपिटल M0 पुट ही नहीं कर सकते, बल्कि कैपिटल M का इफेक्ट है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं ले सकते। यहां पर अगर कैपिटल M पुट करते हैं 0 तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों आएगा m² प्लस m²,
यानी फिर से आ जाएगा √2mg, राइट। सो कैपिटल mg का स्मॉल mg आना चाहिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर देखो हम लोग कैपिटल M को अगर 0 रखते हैं, सो यहां से आपको स्मॉल mg मिल रहा है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम बिना सॉल्व करे कह सकते हैं इसको बाउंड्री कंडीशन, या आप कोई भी कंडीशन, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा डी, एंड ऑब्वियसली इसका आंसर है डी। ठीक है, ट्रेडिशनल सॉल्यूशन आपको पता होगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट टाइम t1, सो आपको एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, R इज इक्वल टू R0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये होता है। T1 पे R1 है, T2 पे R2 है, सो हम ये कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R0 e टू द पावर माइनस और लैम्डा, और यहां पे कह सकते हैं T1 टाइम T1 लिख लिया। T2 टाइम पे दूसरा है, सो उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, दैट इज R2 e टू द पावर माइनस लैम्डा T2, सॉरी लैम्डा T2 कर सकते हैं। ओके, इरेजर की जरूरत पड़ेगी बच्चों क्योंकि मैंने जल्दी में T1 का T2 लिख दिया। ओके बेटा, आप ध्यान रखना कि आप प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड आल्सो वुमेन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड नाउ इफ द डिके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्डा, देन R1 और R2 में आपसे रिलेशन पूछा गया है बच्चों, यानी आप एक से λ1 की वैल्यू उठाओ और एक से वैल्यू रख दो। तो अगर हम R0 की वैल्यू बच्चों यहां से उठाएं और उसको हम यहां इस इक्वेशन में पुट करें, सो देखो R2 इज इक्वल टू R0 यहां से उठाया हमने, सो R1 अपॉन e टू द पावर माइनस लैम्डा T1 मिलेगा, और इधर e टू द पावर माइनस लैम्डा T2 मिल जाएगा। सो अभी अगर हम देखते हैं R2 इज इक्वल टू R1, ये T1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, सो ये लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1, ठीक है, क्योंकि T2 माइनस में ही है, पहले से T2 माइनस में है, और यहां पर T1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको T2 माइनस T1 की जगह T1, क्योंकि यहां पे सब T1 बाई T1 माइनस T2 दिया है, सो ऑब्वियसली आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, सो आपको R2 इज इक्वल टू R1। सो सिर्फ ये मैथमेटिकल जुगाड़ था, सिर्फ इधर से उधर ले जाना, इसमें कहीं फिजिक्स ज्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन चलो आंसर हो गया और अपने को ऑप्शन मिल गया और मार्क्स मिल गए, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान सा है, यूरेनियम 235 है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कर, कितना इजी है। सबसे पहले आप क्या उठाओ, 235, और उसमें से 203 को माइनस कर दो। सो जैसे ही आप 203 को माइनस करते हो, तो आपको बताओ जो डिफरेंस मिलता है बच्चों, डिफरेंस दोनों में मिलता है, वो कितना मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद इंक्रीज भी होगा, है ना। सो इसमें मास में चेंज आता है, और कहीं से आप देखोगे तो हमें बीटा पार्टिकल में जो मास चेंज होता है वो। सो मेनली जो आप देखोगे ये 234 है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 32, करेक्ट। अब जो 32 है, और अल्फा पार्टिकल आपको पता है, अल्फा पार्टिकल को आप 2He4 लिखते हो। सो एक अल्फा पार्टिकल से 4 का डिवीजन होता है, 32 का डिक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा, 8 अल्फा पार्टिकल्स तो होंगे ही। अब बीटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा निकलेगा तो बीटा निकलेगा तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर में फर्क पड़ेगा। तो अगर 8 के 2 ऑप्शन होंगे तब तो हम चेक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं चेक करेंगे। नहीं है 8 का अल्फा 8 कंफर्म है और उसका एक ही ऑप्शन है, तो बीटा चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और आगे बढ़ेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 27, देयर इज अ पेंडुलम executing simple harmonic motion, right, and the length kinetic energy, its maximum kinetic energy। चलो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी जो मैक्स वैल्यू मिलती है वो K1 है, ठीक है। If the length of the pendulum is double, it performs again simple harmonic motion with the same angular amplitude as the first case, its kinetic energy is K2, okay। अब जो मैक्सिमम मिलती है, अगर हम यहां पे L लेंथ रखे थे, अब हमने उसको 2L कर दिया है, सो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो आपसे पूछा गया है कितनी होगी।
करेक्ट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ओमेगा की वैल्यू देखें, इसमें चेंज क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्योंकि ओमेगा डिपेंड करता है किस पे, एल पे, अंडर रूट जी बाई एल होता है, जैसे आपको पता होगा टी की वैल्यू है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो ओमेगा जो होगा वो अंडर रूट जी बाई एल होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसने क्या कहा, यहां क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड एंड परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम एंगुलर एम्पलीट्यूड। सो एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर देखें तो उसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड सेम है, सो कैपिटल ए की वैल्यू चेंज होगी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि एंगुलर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ले आएंगे। सो एंगुलर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लाओगे तो अगर इसको देखो, यहां से इसकी लेंथ एल है और यहां ये थीटा है, और जब ये ऐसे मूव करता है यहां से यहां तक, तो उसको हम लोग कैपिटल ए कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कैपिटल ए। अभी लेंथ को बढ़ा दिया, सो लेंथ को डबल कर दोगे तो ए भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो जब लेंथ को आपने डबल किया, सो ये ऐसे आएगा, सो कैपिटल ए की जगह 2a हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अभी एम्पलीट्यूड एंगुलर सेम है तो हमने इसको 2a किया, एल को क्या किया है, एल को डबल किया। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें बच्चों, देखो हाफ और एम में चेंज नहीं आया, ओमेगा स्क्वायर कितना था, जी बाई एल, अभी कितना हो गया, जी बाई 2l, और ए स्क्वायर, ये देखो ओमेगा स्क्वायर जी बाई 2l हुआ, ए स्क्वायर अभी कितना हो गया, 2a, तो स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इसको कैंसिल करेगा, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ एम, और ये आ गया जी बाई एल, राइट, जी बाई एल ए स्क्वायर। सो जो ओमेगा स्क्वायर है ये एज इट इज है, यहां पर जो 4 था उसका 2 आया, सो ये 2 हमने यहां निकाल लिया। सो ये वाला जो पार्ट है ये इनिशियल के बराबर है। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो सेकेंड टाइम वाली है वो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्ट का डबल है। सो व्हाट यू कैन से, व्हाट शुड बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी B, as you can check here, B is your final answer. So now as you can see, question number 29. Oh, what happened? ओके बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, P is the atmospheric pressure and the pressure at the bottom of a tank of the water is 3p. If the water is drawn out to lower the level of the water by 1/5, then the pressure at the bottom. So pressure at the bottom ये आपसे पूछा गया है कि अगर हम दोबारा इसको लोअर करते हैं, सो ओके बच्चों, सो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, K2 is equal to 2K1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As you can see here, the next question is 28. So 28 is saying that number of photons emitted per second by radio transmitter that operates at a frequency of, तो आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पूछे गए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछे गए हैं, और इसकी पावर भी दी हुई है आपको, है ना। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सिंपल सी दी हुई हैं, तो आपको सिर्फ पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे पावर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, करेक्ट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू होता है, वो हम निकाल लेंगे, तो n के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, और एनर्जी हम h इंटू न्यू लिखते हैं, और P की वैल्यू आपको दी हुई है जैसे 10 किलोवाट, सो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे, और डिवाइडेड बाय h की वैल्यू आपको याद हो जैसे, तो उसको हम लोग सिंपली लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है वो MKS में थी ही, तो फ्रीक्वेंसी कहां दी हुई है, 880 किलो हर्ट्ज, सो उसको हम 880 इंटू किलो हर्ट्ज है, सो हर्ट्ज में होनी चाहिए, सो 10 टू द पावर 3।
अब इस पूरी चीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने पहले से किया हुआ है बच्चों, तो कैलकुलेशन में यहां टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आता है 1.72 आफ्टर द कैलकुलेशन इनटू 10 टू द पावर 31। सो जो पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे बच्चों वो 1.72 10 पावर 31। सो आई होप इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सो पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में P है पावर, N है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड एंड E है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 is K1 be the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when metal surface is illuminated by light of wavelength lambda। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन हमने मान लिया अगर 5 है, सो काइनेटिक एनर्जी जिसको आप हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो होता है कि वर्क फंक्शन और जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस करने के बाद जो बची हुई एनर्जी है, सो हमारे पास जो एनर्जी मिलती है बच्चों वो होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। सो ये फॉर्मूला यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि एक बार हमें यहां K1 मिलता है फोटोन emitted when metal surface is illuminated by hc by lambda 1, इसमें phi वही रहना है। Similarly K2 is corresponding to wavelength lambda 2, यानी ये अब आपको hc डिवाइडेड बाय अगर आपने lambda 2 कर दिया, लेकिन यहां पे phi वही रहना है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि फॉर द सेम मेटल है इसलिए मैंने phi सेम रखा है और lambda 1 की वैल्यू lambda 2 रखी है। सो अब आपको यहां पूछ रहा है कि K1 की वैल्यू K2 by 2 होगी या नहीं। सो यहां पर अगर आप देख रहे हो 2 lambda 2 है, सो हमने क्या किया यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया, उससे रिलेशन मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां 2 से डिवाइड कर दिया, सो यहां भी आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब ये जो K2 by 2 है, इसमें और इसमें आप देखो, इसको तो आप lambda 1 ही कह सकते हो, तो जो K2 by 2 है इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो hc अपॉन lambda 1 माइनस phi by 2। क्लियर? सो अब यहां से जो K1 है बच्चों उसको ध्यान से देखना कि ये वैल्यू में और ये वैल्यू में हमें कंपेयर करना है, क्योंकि sc अपॉन lambda 1 तो हो ही गया है, 2 lambda 2 को हमने lambda 1 रखा है। अब अगर इस पूरे से कम चीज मेजर करोगे, सो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होगा, यानी K1 की वैल्यू जो होगी वो K2 से ज्यादा होगी। K1 इज ग्रेटर देन K2 by 2। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? फिर से मैं एक बताता हूं, क्योंकि शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है। फिर से मैं आपको रिलेशन बताता हूं कि जो K1 एनर्जी मिलती है दैट इज hc अपॉन lambda माइनस 5। ओके, फिर K2 अगर एनर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है if illuminated by K1 this is lambda 1 and similarly K2 is for lambda 2। so हमने सेम फॉर्मूला लिखा K2 lambda 2 एंड यहां माइनस लिखा। इसके बाद हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 से, यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, सो अगर ये 2 से डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हो, सो K2 by 2 hc 2 lambda 2 को हमने लिख लिया hc lambda 1। क्लियर है? सो hc lambda 1 अगर आप लिख रहे हो तो यहां पे आपको जो देखना है ये कम चीज माइनस हो रही है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पहले hc अपॉन lambda 1 से 5 माइनस कर रहे थे, 5 by 2 माइनस कर रहे हो, सो जो रिमेनिंग पार्ट K2 by 2 होगा वो ग्रेटर होगा K1 से, यानी K1 लेस होगा K2 by 2 से। तो उस हिसाब से K1 लेस देन K2 by 2 इस ऑप्शन का आंसर सी हो जाएगा। तो अब चाहे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सी ऑप्शन कैसा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, P is the atmospheric pressure as you can see here and you know already P is atmospheric pressure and the pressure at the bottom of the tank of the water is, right? So at the bottom we can say P at bottom is equal to atmospheric pressure plus H rho G, okay, due to that particular height of liquid or whatever the fluid.
If the water is drawn out to the lower the level of the water by 1/5, अभी जो ये PB है इसको बोला गया है कि ये 3P है एंड यहां से वो मिल गया है PH रो G। सो यहां से आप पता कर सकते हो कि जो H रो G की वैल्यू है वो हो जाएगी 2P। अभी क्या किया है कि अब आपसे पूछा है P डैश बताइए, प्रेशर एट द बॉटम आपको पता करना है, P ऐसे ही रहेगा और यहां हो गया है H by 5, सो H रो G by 5। सो आप क्या कर सकते हो, P प्लस H रो G की वैल्यू कितनी थी बच्चों, H रो G की वैल्यू 2P डिवाइडेड बाई 5। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 2, ओके। सो P डैश इज इक्वल टू, दिस इज 5 1/5 level of the one. If the water is drawn out to lower the level of the water by 1/5, then the pressure at the bottom of the tank will be. So अब आपको मिल रहा होगा 5P plus 2, so 7P divided by 5. So 7P divided by 5 जो वैल्यू है वो H by 5 है। ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ द वाटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर होगा, तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा जिसको हम लोग P एट द बॉटम कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस H अगर हाइट मान लेते हैं तो H रो G ये प्रेशर होगा। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी वैल्यू 3P है, तो हमने इसमें लिख लिया 3P प्लस P H रो G। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा H रो G की जो वैल्यू है वो बच्चों मिल गई 2P। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यहां नोट करके रख लेते हैं। अभी कहा गया इफ द वाटर इज ड्रॉन आउट टू लोअर द लेवल ऑफ द वाटर बाय 1/5, सो 1/5 ड्रॉन कर लिया गया है। सो H में से जब H by 5 आप ड्रॉन कर लेंगे, सो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो आप देख लो कितना होगा, 4/5H। सो अब इतनी हाइट बची है। सो अब जो P B डैश बाद वाला होगा जिससे आपको पूछा है, तो P तो वही रहेगा, प्लस H डैश रो G होगा। H डैश की वैल्यू आपको पता है तो हम वहां लिख देते हैं, दैट इज 4H by 5। सो ये 4H by 5 हुआ। अब इसमें से H रो G की वैल्यू हम लोग ने पहले पता कर रखी है, उसको उठा के रख देते हैं। देन वी हैव PB डैश इज इक्वल टू बच्चों P प्लस 4/5 और H रो G आ गया है 2P। सो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, नेक्स्ट PB डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 8, राइट। सो 5 प्लस 8 हो गया 13P डिवाइडेड बाई 5। सो नया वाला जो प्रेशर होगा वो इतना होगा, अगर आपको दिख रहा हो, यस 13/5 आपको दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2R, लेंथ 2L एंड रेडियस। तो इसको पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज कि आप डायग्राम जरूर बना लें। इसका लेंथ है 2L और रेडियस दी हुई है बच्चों 2R। सो हम इसकी रेडियस भी यहां पे शो कर देते हैं, दैट इज 2R, ओके। वन एंड विच वेल्डेड टू एन एंड ऑफ अनदर हॉरिजॉन्टल थिन कॉपर वायर लेंथ। अच्छा, दूसरा इससे ऐड कर दिया गया है और इस जिससे ऐड किया गया है उसके स्पेसिफिकेशन देखो, उसकी रेडियस तो बच्चों कही गई है R और लेंथ कही गई है L, ओके। इसको बना लिया, ये डायग्राम हमारे पास आ गया। फिर आपसे पूछा गया है इज स्ट्रेच ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्सेस एट टू एंड्स, रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द थिक वायर टू दैट ऑफ द थिन वायर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आपसे पूछा गया है क्या होगा रेशियो। सो आपको पता है ये दोनों वायर अभी किसकी तरह काम करेंगे, ये काम कर रहे होंगे स्प्रिंग के लिए और स्प्रिंग की तरह काम करेंगे, तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। सो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता था, तो उसको हमने स्ट्रेन की तरह यूज किया। सो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो F इज इक्वल टू KX होता था उसको अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, F is equal to A into Y into capital A into delta L। So अभी जो A into Y into V मिल रहा है, so F is equal to इसको हम K कह सकते हैं और ये delta L हो जाएगा। So I hope
आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो f इज इक्वल टू kx, ये बात क्लियर हो गई, ये इलोंगेशन है। अब आपसे पूछा क्या गया है बच्चों कि दोनों का रेशियो क्या होगा। सो दोनों के रेशियो के लिए दोनों का kx इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्विलिब्रियम में यहाँ पे इधर जो kx लगाएगा उधर kx लगाएगा। सो इलोंगेशन आपने सेम किया है, सो जो दोनों का k होगा, है ना, वो दोनों का इक्वल होना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन द थिक वायर टू द दैट इन द थिन वायर। तो एक को हम कह रहे हैं k1 और इसका इलोंगेशन है डेल्टा L1, दूसरे को कह रहे हैं k2 और इसका इलोंगेशन है डेल्टा L2। अब k1 क्या होता है, k ये होता है। अब इसके लिए आप देखो क्या लिखा है, इसका है a पाई r स्क्वायर, सो इसको पाई 4r स्क्वायर करेंगे इनटू यंग मॉडुलस, क्योंकि सेम मटेरियल है, अपॉन l, तो इसका 2l है और यहां डेल्टा L1 है, इज इक्वल टू k2। k2 के लिए क्या करोगे, रेडियस r है तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, आपने y ऐसे ही रखा, l की वैल्यू आपने ऐसे रख दी और ये डेल्टा L2। जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे पाई r स्क्वायर y और पाई r स्क्वायर y डिवाइडेड बाय l 2 इंटू 2 4 यहां से, सो इधर मिल जाएगा 2 डेल्टा L1 इज इक्वल टू यहां मिल जाएगा डेल्टा L2। अब आपको दोनों का रेशियो समझ में आ रहा होगा कि L1 डेल्टा L1 इवन डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1/2 और ये 0.5 होगा। सो आप देखते हैं इसका ऑप्शन क्या मिलेगा, यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए। सो आप ए को नोट कर देंगे, बबल कर देंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में ABCD are two slabs, the medium between them, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लैब एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी दिया हुआ है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्यू पे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए सो दैट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय बोथ द स्लैब। सो दोनों स्लैब से रिफ्लेक्ट होके पहुंचने के लिए आपको मिनिमम एंगल चाहिए। सो मिनिमम एंगल के लिए आपको पता है थीटा सी क्या होता है, यहाँ पे TIR होना है और TIR होने के लिए बच्चों देखो यहाँ पे पहले, ठीक है, अब दोनों से निकालेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको देखो, जैसे यहां पे हम देखें यहाँ पे थीटा सी, सो अगर ये थीटा सी इससे ज्यादा होगा तो निकलेगा। अब इसकी वैल्यू है यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 2 और यहां दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू √2। सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन r म्यू डी, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना साइन थीटा सी का। सो इस थीटा सी को पहला ले लेते हैं, सो यहां पे बच्चों मिलेगा साइन थीटा सी 1 अपॉन r म्यू डी। सो इसमें डेंसर कौन सा है बच्चों 2, रेयरर कौन सा है ये, सो √2, करेक्ट। सो √2 यहां कैंसिल होगा और कैलकुलेट करोगे थीटा सी इज इक्वल टू यहां आ गया 45 डिग्री। सो जितना यहां होगा वही यहां पे जाएगा। सो अगर यहां पे नहीं हुआ तो फिर ये नहीं चला जाएगा। तो इसके लिए पहले यहां का हम मान लेते क्रिटिकल एंगल अल्फा, इसके लिए कैलकुलेट करोगे बच्चों फिर से साइन अल्फा क्रिटिकल एंगल, हाँ 1 अपॉन फिर से वही फॉर्मूला r म्यू डी, उसको हमने रखा 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू r, म्यू डी, डी कौन सा हो गया 2, r कितना हो गया √3। सो वो चला जाएगा साइन अल्फा सी इज इक्वल टू √3/2 और यहां से होगा अल्फा सी की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। अगर अल्फा सी की वैल्यू 60 डिग्री है, इसके लिए 45 है, तो हमें यहां अगर 45 रखेंगे तो यहां से ट्रांसफर नहीं होगा, TIR नहीं होगा। सो मिनिमम हमें क्या, अगर हम 60 रखते हैं तो यहां से भी हो जाएगा और यहां से भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 60 डिग्री। सो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 60 डिग्री। Okay, so I hope you got the answer. This was the question number 32. Let's move to the next, and this is the question number 33. And in 33, as you can see, this is a very simple question actually. Because as you know, this is a biconvex lens. When you cut it down, okay, so half part will be like this, and you know the relation 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2.
Okay, so this complete has capital F. This has capital F1. So what F1 should be so that you will get complete F? Obviously, F1 should be twice of capital F. Got it, बच्चों? So this part is of focal length 2F. And now when you cut it like this, then there is no change in focal length because there is no change in radius of curvature. So it has also focal length F1 is equal to 2F. Means now the first part, this is the quarter part, has a focal length of what? This is of 2F. So इसका question कितना है? That is 2F. And now if it is 2F, then what you should do, if you have to put 4 just by touching each other, then you will get 1 upon capital F dash is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 4 times. So you will get 1 upon 2F plus 1 upon 2F plus 1 upon 2F plus 1 upon 2F. So finally what you will get 4 by 2F and then you will get 2 by capital F. So what should be F dash? F dash is equal to F by 2. Means now you have the focal length of F by 2. So this is the option cat B. Okay, so I hope you got question number 33. Exactly the answer is this. Now let's see the another question. Two discs A and B are contact and rotating with angular velocity omega 1 omega 2 respectively as shown. If there is no slipping between the disc, then अगर नहीं है सो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा उसकी वेलोसिटी सेम, अगर स्लिपिंग नहीं है सो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और अगर वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो स्लिपिंग होगी। सो पहले की है r1 ओमेगा 1, दूसरे की है r2 ओमेगा 2। अब हमने क्या देखना है कि अगर ये मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए तो r1 ज्यादा है, अगर r1 ज्यादा है इसको हम मान रहे हैं r1, सो r1 ज्यादा है तो ओमेगा 1 कम होगी, ओमेगा 1 कम होगी तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ रेडियस r एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो देखना है। सो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको एक पता होगा सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? सो द सेम थिंग आई एम सेइंग हियर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन व्हिच शुड बी परपेंडिकुलर। सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी 2v as you know and it has acceleration only ac is equal to v square upon r. So when you apply this, so the radius of curvature, what you will get v square, that is v square means 2v square, it would be 4v square divided by acceleration v square divided by r. So it will be cancelled out by v square, you will get 4 into r. This is a very important and good question. So now you can say the answer for this option would be C. Okay, so C is the final answer of this question number 35. Let's see question number 36. That is also very easy. Here you can see the circuit is equivalent to. So circuit equivalent किसका है? तो उसके लिए आप यहां से क्या करो, यहां पे लो पहले, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिखे क्योंकि बहुत कुछ यहां पे करना है। एज यू कैन से यहां पे मैंने क्या लिया 1 और यहां पे क्या लिया बच्चों 1। अब ये 1 यहां से आएगा, सो यहां पे भी 1 पहुंचा, यहां से बच्चों 1 आएगा तो यहां पे 0 पहुंचा, इधर से आ रहा है 1, ठीक है। अब ये 1 और 0 यहाँ एंड गेट है ना, ये तो दिख रहा होगा बच्चों के एंड गेट है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंड गेट होने की वजह से 0। अब ये 0 और 1 यहां से है तो यहाँ पे और गेट है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे मिल जाएगा 1। सो 1 1 और यहां मिला हमें 1, तो A, यहाँ पे B और यहाँ पे Y आउटपुट लिख लेते हैं, ठीक है। सो 1 1 में 1 मिल रहा है। अब हम दूसरे कलर से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं जिससे हमें आसानी से मिल जाए। देखो यहाँ 1 रहने दिया और यहाँ 0 ले लिया, सो यहाँ पे 1 मिलेगा तो यहाँ पे 1 ही रहा, ठीक है। इस वाले में हमने 1 लगाया, इसमें क्या किया, यहाँ से 1 गया तो यहाँ 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ हमने 0 लगाया तो यहाँ 0। अब यहाँ 0 0 है तो यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों? 0 और 0 है 1, यहाँ मिल गया। तो हमने क्या लिखा था 1 और यहाँ क्या लिखा था बच्चों? 0, ठीक है। सो 1 0 के बाद यहाँ क्या मिल रहा है? 1। अगर 1 0 के बाद हमें यहाँ 1 मिल रहा है
सो हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली एंड गेट होगा। सो एंड गेट है तो ऑप्शन आपके, सॉरी एंड गेट नहीं, क्योंकि 1 और 0 है, 1 है, सो ये और गेट होगा, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डेफिनेटली ये और गेट ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। आइडियल जंक्शन डायोड है द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू AB। सो AB से करंट जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली जाएगी। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V बाय आर। आपको पता है I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। सो आप ये कह सकते हो 4 माइनस and then minus 6 divided by 1 kilo ohm, so 10 to the power 3. So what you can say, I is equal to 10 divided by 10 to the power 3, and here you will get 10 to the power minus 2 ampere. So if 10 to the power minus 2 ampere, so you can say this is B and this is the correct option. Alright, so this would be the 37. Now question number 38, a steel scale, as you can see here, to be prepared such that the millimeter intervals are to be accurate within 6 into 10 to the power minus 5 mm. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दी हुई है वो चेंज ना हो। क्यों एक्यूरेट हो, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, आपको पता है। सो आपको पता है L at T, I have to change the color, so let me change the color first. C, L at temperature T is equal to L naught and bracket 1 प्लस अल्फा, और आपको पता है यहाँ पे डेल्टा थीटा टेम्परेचर होता है। सो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, सो आपको मिलेगा एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। सो दिस इज एक्चुअली द चेंज इन वैल्यू। सो चेंज इन वैल्यू आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, वो दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, mm में ही रख रहे हैं। एल नॉट की वैल्यू भी mm में ही रखेंगे, ठीक है, और यहां से एल नॉट की वैल्यू 1 है, 1 mm है, जिसको चेंज नहीं करना है। अल्फा की वैल्यू आपके पास दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और अब यहां से डेल्टा थीटा आपको कैलकुलेट करना है। सो अगर डेल्टा थीटा आप कैलकुलेट करेंगे, सो आपको यहां से एग्जैक्टली कितना मिलेगा बच्चों, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई होप ये आंसर आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, right? So you can check C option. Okay. Now let's see the question number 39. 39 क्या कहता है? 39 कहता है when a bimetallic strip heated, bimetallic strip का अल्फा अलग अलग होता है, जैसे ये एक मेटालिक हो गई, ये एक मेटल हो गया, इसका अल्फा अलग होगा और इसका अल्फा अलग होगा। डज नॉट बेंड बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बेंड होती है अलग अलग होने की वजह से। ट्विस्टेड का तो कोई मतलब नहीं है बेटा, बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा, सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो सी ऑप्शन यहां से बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो आप इसके सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, सी इज द करेक्ट वन। नाउ द 41 क्वेश्चन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ये दोनों आपको दिए हुए हैं वर्नियर हॉलो सिलेंडर के, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वैल्यूज जो आ गई हैं वो 4.23 प्लस माइनस 0.01 है, और इंटरनल है 3.87, इसमें भी कुछ टॉलरेंस दैट इज प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपसे पूछा गया है द थिकनेस ऑफ दैट, थिकनेस ऑफ दैट, तो थिकनेस क्या होगी, क्योंकि डायमीटर है, सो डायमीटर का जो डिफरेंस होगा वो डायमीटर का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसको हम डी आउटर और इसको डी इनर कह रहे हैं। सो डी आउटर माइनस डी इनर करेंगे, सो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा आपको 0.72 सेंटीमीटर। लेकिन अभी क्या करना है आपको, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमीटर है, आपको थिकनेस के लिए उसका हाफ चाहिए, क्योंकि जब यहां पे देखोगे तो डायमीटर के डिफरेंस में थिकनेस इधर भी है और इधर भी है। तो जैसे ही आप रेडियस थिकनेस के लिए आप इसको डेल्टा डी डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सो आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर।
लेकिन बाकी 0.36 हमारा 2 में है, तो हमें इसके जो एरर है उसको भी देखना होगा। सो एरर इतनी इसमें आ रही है, इतनी इसमें आ रही है, तो जब हम ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए बच्चों, यस 2 नहीं होगा क्योंकि ऐड करेंगे। सो यहां पर डिवाइडेड बाय 2। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन इज सी माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ले पे चलते हैं 41। In a young double-excellent experiment, I naught is the maximum intensity, right? And beta is the fringe width. So fringe width beta होती क्या है बच्चों? d lambda upon small d, जो कि S1 S2, ये S1 स्लिट, ये S2 स्लिट, इसके बीच की डिस्टेंस d होती है और ये कैपिटल D होती है। आगे बढ़ते हैं। Intensity at a point P, which is a distance x from central maxima. सो सेंट्रल मैक्सिमा यहां है, इस जगह पर आपकी इंटेंसिटी पूछी है, ये x डिस्टेंस पे होता है। ओके, सो चलते हैं यहां से x डिस्टेंस पे कैसे होगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का रिलेशन बच्चों लिख लेते हैं। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज डिस्टेंस x, आई नॉट मैक्सिमम। वैसे इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है सो वो होती है 4 I नॉट, अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I नॉट है तो। सो 4 I नॉट कॉस स्क्वायर और यहां होता है 5/2। लेकिन इन्होंने इस 4 I नॉट को, क्योंकि ये दिया है I नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू दैट I नॉट, क्योंकि इस पूरे को I नॉट ले रहे हैं, एंड हियर कॉस स्क्वायर 5/2। सो फाई क्या है बच्चों? फाई है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस में पार्ट डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, राइट। और पाथ डिफरेंस में यहां पर x लिखेंगे। सो x क्या है? तो पाथ डिफरेंस के लिए आपने जब ये कैलकुलेट किया होगा, डेरिवेशन किया होगा, तब आपने देखा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि पाथ डिफरेंस आया था आपका डेल्टा x, वो आया था S1 S2 साइन थीटा, फिर आपने नॉर्मल कंडीशन को लगाते हुए उसको tan थीटा कर लिया था या फाई कर लिया था। सो जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा आ गया था S1 S2 ये है, और tan फाई की वैल्यू ये देखो x डिवाइडेड बाय d, यहाँ पे फाई है ना, तो वो गई थी x डिवाइडेड बाय कैपिटल D, ये आ गया डेल्टा x। अब इसमें S1 S2 x डिवाइडेड बाई d, ये हम यहां पे रखेंगे, ठीक है। सो जब डेल्टा x आप यहां रखोगे तो अब देखो क्या मिलेगा आपको, फाई I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखना, ये 1/2 मैंने यहां लिख लिया, फाई की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, और डेल्टा x है S1 S2 को हम लोग d बोल रहे हैं x, और यहां बता रहे हैं इसको कैपिटल D, करेक्ट। सो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो d लैम्डा d, ये क्या आ गया, यस बीटा। सो क्या होगा बच्चों, I नॉट एंड कॉस स्क्वायर, और यहां बचेगा बच्चों पाई x, क्योंकि ये तो इंक्लूड हो गया अपॉन में, और नीचे जाके ये हो गया फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में। सो आपको जो इंटेंसिटी x डिस्टेंस में मिलेगी वो ये इंटेंसिटी मिलेगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए। दिस इज 42 एंड आफ्टर दैट in Young's double slit experiment in an interference pattern, Young double slit experiment interference pattern, second minima is observed exactly in front of one slit. Okay, so यहाँ S1 है और यहाँ S2 है, और यहाँ सेंट्रल पॉइंट है, ये स्क्रीन है, और यहां से हम लोग अगर एग्जैक्टली चलें तो ये डिस्टेंस जो होगी R/d/2 होगी, और इस डिस्टेंस को हम लोग d बोलते हैं, ठीक है। सो अब इस पॉइंट पे क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज स्मॉल d एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन कैपिटल D, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स आपको ये निकालना है। लेकिन यहां पे बोला क्या है, सेकंड मिनिमा। सो सेकंड मिनिमा बच्चों कहां मिलता है, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। सो सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस क्या होती है, पहला मिनिमा कहां मिलेगा, d लैम्डा बाई S1 S2, सेकंड मैक्सिमा कहां मिलेगा, 3d लैम्डा अपॉन S1 S2। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ रही है, बोलो बच्चों।
d/2 डिस्टेंस पे जो हमको सेकंड वाला मिल रहा है वो यहां पे और यहां, सो ये है 3 एंड d लैम्डा अपॉन s1 s2, 3 d लैम्डा अपॉन 2 s1 s2 यानी कि d, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल D के। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस d/2 इज इक्वल टू 3 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल d। ओके, सो अभी आप यहां से कैलकुलेशन करोगे तो आपको लैम्डा निकालना है बच्चों, उसके लिए हम ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अभी जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है d स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू स्मॉल d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल D। सो आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल d स्क्वायर बाय कैपिटल D सी ऑप्शन है। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग किसको लेंगे, सी को। ओके, 42 डन। 43 में चलते हैं बच्चों। 43 भी आसान सा क्वेश्चन है। x1 12 4 8 4 पाई t 7 पाई x, इसमें 4 का डिफरेंस है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ 2 साइन वेव्स। ओके, 2 साउंड वेव्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x एंड t ये नॉर्मल जैसे मीटर सेकंड में है। बीट फ्रीक्वेंसी में पहले आपको देखो ओमेगा टी होता है। सो पहला जो ओमेगा 1 है बेटा वो है 4 8 4 पाई, और ओमेगा को आपको क्या लिखते हो, 2 पाई n, तो n है तो n1। सो यहां से कैलकुलेट या कंपेयर करो तो n1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 4 2। ओके, ऐसे ही अगर हम दूसरे को कंपेयर करें बच्चों सिमिलरली, सो ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 480 पाई, और इससे अगर हम देखें तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। और बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n1 डिफरेंस n2, तो वहां से कितना मिला 2, तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, देखो सीधे कितना सिंपल सा था, सी ऑप्शन यहां पे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 44 को देखते हैं। देखने में तो आसान लगता है लेकिन देखें क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है शायद। इन अ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, इफ द बल्क मॉडुलस आपको दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, बहुत ही आसान से बेटा, इसमें तो सीधे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। सो रूट और बी की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो 2100, लेकिन यहाँ पे बस यूनिट का पंगा है, मेगा पास्कल है, सो 10 टू द पावर 6 क्योंकि एम के इसमें रखना है, और रो तो हमें वैसे भी दिया हुआ है तो उसको हम सीधे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 यानी 1000। अब v कैलकुलेट करोगे बच्चों तो v कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, रूट ऑफ यहां से लिख लेते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देख ले तो 21 है, सो 14, सो आई होप ये 1.4 के अप्रॉक्स आएगा। 1.4 के अप्रॉक्स देखोगे तो आपको बी मिलेगा बच्चों। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सो देखिए 45 क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम ए एज शोन इफ m इज l रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बॉब, देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत ही आसान है, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जब इसको यहां से छोड़ा बच्चों, यहां से ऐसे, तो ये एंगल दिया है बच्चों 30 डिग्री, राइट। अब ये यहां से ऐसे छोड़ के जाएंगे, यहां पर पहुंचेगा, सो आप देख रहे हो ये इसकी हाइट डिक्रीज हो गई, तो कितनी हाइट डिक्रीज हुई, h। अब अगर इसको आप यहां से कैलकुलेट करोगे, सो ये जो हाइट है अगर ये l है, सो l cos 30 जो है ये हाइट हो जाएगी, तो h को क्या लिख सकते हो, l cos 30, सो l ये हो गया √3/2। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जितना है mgh, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों आपकी mgl √3/2। देखो कहीं ऑप्शन है बच्चों ऐसा, यस ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, √3 mgl/2। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेरी वेरी इजी, दैट इज सी। So this is the answer and अब ये पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर खत्म हो गया है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार, पूरे पेपर को 2-3 बार 4 बार देखोगे भी ना तो भी आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। 1-2 ट्रिक मैंने यूज भी की है, आप उसको भी करेंगे, और इसके साथ ही आप ये वाला वीडियो भी देखेंगे जहां पर एमसीक्यू सॉल्विंग नीट फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक्स स्पेशल।
सो इसमें मैंने वो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में लगें, लेकिन अगर एक पेपर है तो उसमें 2-3 जगह पे लग जाती हैं, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम बता सकते हैं। ओके, सो टाइम बचेगा तो आप आगे से अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि जो इसका नेक्स्ट पेपर है मॉक टेस्ट नंबर 12, वो आज शाम तक या कल तक के मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूं। ओके, सो फिर से एक बार और, अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है बच्चों, इतनी सारी मेहनत से वीडियो बनाया है, तो आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, वंस अगेन वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।